गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का 3 पार्ट था, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले से बताते चले आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनता है वो यहीं पर है। उसी के बारे में डिस्कस करना है हम लोग को। हम वहां से स्टार्ट करेंगे, वो सारा पार्ट डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आप 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ चुके हैं, यानी उन सारे पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट नहीं है तो भी कहीं कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, 10th में नहीं पढ़े हैं तो भी। लेकिन अब इसके बाद में आगे 12th में चांस नहीं मिलेगा। अगर 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियसली नहीं लोगे तो इसका खामियाजा तुमको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भुगतना होगा। बहुत डिफिकल्ट होगा फिर वहां पर समझना, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। सीरियसली क्या लेना है, जो बता रहे हैं उसको मेरे साथ चलते चलना है। जहां पे जिस टॉपिक से रिलेटेड बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया उसको सोल्व कर लेना, बस यही कुछ करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीके से आराम से पढ़ेंगे। अब सिर्फ हम लोगों के पास में 2 चैप्टर बचा हुआ है, दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। एक अभी सम बेसिक प्रिंसिपल और दूसरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक वर्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ऑर्गेनिक ये वर्ड आया ऑर्गेनिज्म से, यानी केमिकल सब्सटेंस को, कंपाउंड को स्टार्टिंग में पहले 2 पार्ट में बांटा गया उनके सोर्स के अनुसार से कि वो आए कहां से। वैसे केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए, आइदर एनिमल और प्लांट से, तो ऑर्गेनिज्म से आए हैं तो वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और वैसे कंपाउंड जो मिनरल से आए, जमीन से आए, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। यानी कि स्टार्टिंग का जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो क्लासिफिकेशन था वो उनके सोर्स के अनुसार से था। और सब लोग यही मान करके चल रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहा जाता है जो या तो एनिमल से आते हो या प्लांट से आते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका सोर्स है। इसको सपोर्ट भी करता था बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी, अंडर 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, इट कैन सिंथेसाइज ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट रिक्वायर वाइटल फोर्स फॉर इट्स प्रिपरेशन। वाइटल फोर्स के प्रेजेंस में ही इनका प्रिपरेशन संभव है। ये बॉडी के बाहर में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे, उसी के अनुसार से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। मी भी ऐसे कई कंसेप्ट हो सकते हैं जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज को आज हम लोग मान रहे हैं, आने वाले समय में उसमें चेंजेस आ जाए। इसी को साइंस कहा जाता है। साइंस डेवलप कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए खोज हो रहे हैं और आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो पॉसिबल नहीं है कल आने वाले समय में वो पॉसिबल होगा। आज जो कंसेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं कल वो बदल जाएगा। बहुत सारा थ्योरी में पढ़े आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी एटॉमिक थ्योरी देखे आप, डाल्टन से शुरू किया हम लोग और आगे की तरफ में बढ़ते चले गए। आपके सिलेबस के अनुसार से हम लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल तक पढ़ना था। हायर क्लासेस में आप जाओगे तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर से हम लोग इस पे आते हैं। बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन्हीं के रिसर्च स्कॉलर थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे होलर, एक्सीडेंटली उन्होंने यूरिया का सिंथेसिस कर दिया अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी NH4Cl, और इनका आइसोमेराइजेशन होता है and it result the formation of urea NH2CONH2। ये इनऑर्गेनिक था। दोनों का देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नाइट्रोजन 1 and 1 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 and 2 4, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। अमोनियम साइनेट और ये यूरिया, एक इनऑर्गेनिक है दूसरा ऑर्गेनिक है। इसके बारे में कहा जा रहा था कि होलर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट के ऊपर में वर्क कर रहे थे और एक्सीडेंटली
साइंस से बहुत सारा डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुआ है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी उसे कहा जाता है जो आपका पर्पस नहीं है और उस कंडीशन में वो डिस्कवर हो गया, टारगेट वो लेकर आप नहीं चल रहे थे। ये एक बॉइल्ड कंटेनर में गिर गया जहां वाटर बॉयल कर रहा था, एक्सीडेंटली अमोनियम साइनाइड गिरा और वहां से यूरिया का स्मेल आया। इसके पहले तक यूरिया के सोर्स के रूप में यूरिन को देखा जाता था, वहीं से वर्ड भी बना है, यूरिन और यूरिया दोनों कॉमन है। यानी ये माना जाता था कि यूरिया यूरिन का कंपोजिशन है, यूरिन में पाया जाता है, वहीं से ये वर्ड निकल कर आया था। लेकिन जब अमोनियम साइनाइड से यह स्मेल आया तब ध्यान गया कि ये यूरिया लाइक स्मेल आ रहा है, कहीं रियल में यूरिया तो नहीं बना। और जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि यूरिया में कन्वर्ट कर चुका है। इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। और एक बार में अगर कुछ नया हुआ तो फिर बाकी बहुत सारे ट्रेंड उसी के ऊपर में बढ़ते चले जाते हैं। और आज के डेट में मोर देन 80% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेटिक। 80% से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के डेट में सिंथेटिक हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। आज आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, मैंगो का सीजन नहीं है अभी, लेकिन अगर आपको मैंगो का टेस्ट लेना है तो मार्केट में फ्रूटी, माजा, स्लाइस ये अवेलेबल है। ईस्टर, उसमें फ्रूट्स ही नहीं डाला गया, उसमें केमिकल सब्सटेंस है, ईस्टर है, जो फ्लेवर देता है बिल्कुल मैंगो के जैसा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक हो गए और उनका बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन क्रेडिट जाता है सबसे पहले पोलर, उसके बाद में बाकी के दूसरे साइंटिस्ट, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, फिर बाकी के दूसरे और कंपाउंड्स का सिंथेसिस हुआ और फिर एक ट्रेंड चल गया। तो आज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक हैं। आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो लेबोरेटरी में उपजाए जाएंगे और वो आपको मिलेगा, यानी कि बगैर प्लांट का केमिकली वहां वो बनाया जा सकता है। खैर वो आगे की बात हो गई, यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन बदल गया। जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन सब का एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि उसमें कार्बन एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कहा गया। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कुछ प्रॉपर्टीज थे, कार्बन के कई कंपाउंड्स वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करता था, तो फिर वहां पर आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सक्लूडिंग इट्स ऑक्साइड, एक्सक्लूडिंग इट्स सल्फाइड, यानी ऑक्साइड को छोड़कर, सल्फाइड को छोड़कर, कार्बोनेट को छोड़कर। अब इसके बाद एक्सक्लूडिंग का लिस्ट जो बड़ा होने लगा, तो इसे चेंज करके डेफिनेशन को आज के मॉडर्न डेट में जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन और डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि या तो हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है जहां कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे इसके एग्जांपल में आप मीथेन लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, C6H6, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा है। और डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कोई दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे यहां देखो CH3COOH, इसे डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, ये डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट है तो उन्हें डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बताया आपको हिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री तक यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे। पीडीएफ में जो पार्ट दिया हुआ है उसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, इससे रिलेटेड होगा आगे का। अगर आप बुक देखेंगे, एक बार रीडिंग डालोगे जरूर आप, तो वहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज और पार्शियल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कंपाउंड का फार्मूला दिया हुआ है, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। पहले का जो केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन था वो डेफिनेशन तो है, यहां पर जिससे आपका काम चल जाएगा वो बता रहे हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं हम कंपाउंड का और उनके बीच में प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। अगर दो एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है
तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात किए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है इस तरीके से। आप वीडियो भी रिपीट करके देख सकते हो, वहां पर पीछे वाले पोर्शन में केमिकल बॉन्डिंग में। तो जहां एक्सियल ओवरलैपिंग होता है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां साइड वाइज और पार्शियल ओवरलैपिंग है वो वीक होता है। यानी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। यहां हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि गिवन कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। सिंपल आप क्या करो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो और स्ट्रक्चरल फॉर्म में। और ध्यान यहां सिर्फ ये देना है, आगे भी फिर बात करेंगे। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और कार्बन टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ना तो 4 से ज्यादा होगा, ना ही 4 से कम होगा। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन पहले लिख दो, 1 2 3 4 5। अब इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। हाइड्रोजन एटम इस वाले CH3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, यहां 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ H है तो यहां इसके साथ H आ गया। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर सारे एटम को आप काउंट करोगे तो सबके साथ में कार्बन का 4 बॉन्ड बना है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसे ध्यान में रखो। जो सिंगल है वो सिग्मा है, अगर डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल है तो 1 सिग्मा और 2 पाई है। हम लोग सिर्फ पाई को पहले लिख लेते हैं। यहां सब सिंगल है, इसको छोड़ देते हैं। यहां डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इट हैज अ पाई बॉन्ड। यहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इट हैज 2 पाई बॉन्ड, तो यहां एक 2 पाई लिख दिए। अब सिग्मा और पाई का नंबर लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड। काउंट करें, ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी सिग्मा का नंबर आ गया 10, पाई का नंबर 1 2 3 पाई 3। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं। इसे आप डेफिनेशन जहां लिखे हैं हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का, उसके नीचे में आप इसे नोट कर लोगे। वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद नोट कर लेना। CH3COOH, यहां सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। कार्बन देखो कितना है, 1 2 1 2। अब यहां पर COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 10th में भी आप पढ़े होंगे। तो जहां फंक्शनल ग्रुप आएगा वो भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। COOH का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, OH, इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3। डबल बॉन्ड सिर्फ यहां पर है तो ये पाई बॉन्ड होगा। तो यहां सिग्मा का नंबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 7 और पाई का नंबर आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं किसी कंपाउंड में। तो आप क्या करोगे, पहले यहां सिग्मा और पाई बॉन्ड, उसके बाद एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम करके उसको सोल्व करोगे, और इसके बाद में फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वहां आप शिफ्ट करोगे। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा आपसे, इसको नोट कर लीजिए। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग टॉपिक पढ़े, डिटेल से पढ़े। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होगा, शेप कितना होगा, या फिर से उसको रिपीट करेंगे जो जरूरत होगा उसके बारे में। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को करते हैं टू रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो हर एक मामले में बराबर हो उन्हें हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। कार्बन एटम सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp
sp2 एंड sp3 कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो sp, sp2 और sp3 ये सिर्फ तीन ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ सिग्मा और पाई पर। एक चीज अभी पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, न तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनेगा और न ही 4 से कम बॉन्ड बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप आइडेंटिफाई कर लिए कि कितना सिग्मा और कितना पाई है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर लोगे, और जब हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप उसका शेप भी बता सकते हैं कि वो पार्टिकुलर कार्बन एटम का शेप ट्रायंगुलर प्लानर होगा, लीनियर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। यहां उसे बताते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और उसी से रिलेटेड इसका हाइब्रिडाइजेशन। टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। अगर किसी कार्बन एटम का 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब पाई का नंबर 0 होगा। अगर सिग्मा का नंबर 3 है तो पाई का नंबर 1 होगा, और अगर सिग्मा का नंबर 2 है तो पाई का नंबर 2 होगा। यानी देख रहे हो 4 + 0 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4। इसी से रिलेटेड इनका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, यहां हाइब्रिडाइजेशन भी लिखेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 2 सिग्मा और 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्मा या पाई दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। वैसे पाई विजिबल होता है जबकि सिग्मा हिडन भी होता है। तो स्ट्रक्चर आप देखोगे उसका फार्मूला, अगर पाई बॉन्ड दिख रहा है तो पाई बॉन्ड का नंबर देखो, एक भी पाई नहीं है तो sp3, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और 2 पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसी से फिर इसका आप शेप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका शेप कैसा होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इनका शेप टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ट्राइगोनल प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ये लीनियर होता है, ये लीनियर शेप हुआ। तो ये पॉइंट ध्यान में रखोगे, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं यहां बोर्ड पर देखना, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हर एक कार्बन एटम को आप ध्यान से देखोगे और पाई बॉन्ड देख लो, पाई बॉन्ड से ही पता चल जाएगा, एक्सपेंड करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पाई बॉन्ड लिख लीजिए, देखो यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब इस जगह पर 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब 1 पाई बॉन्ड है। सारे कार्बन एटम का नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब हर एक कार्बन एटम को देखोगे, फर्स्ट कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड कार्बन एटम का, थर्ड का, यहां फिर फोर्थ का, और फिर 5th कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इस कार्बन एटम के साथ में 2 पाई बॉन्ड बना हुआ है। एक चीज और, यहां जो भी बॉन्ड बनेगा वो इसके लेफ्ट साइड वाले कार्बन के लिए भी होगा और राइट साइड वाले कार्बन के लिए भी होगा। तो इस कार्बन एटम के लिए 2 पाई बॉन्ड, हम सिर्फ पाई काउंट कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है। आप सिग्मा और पाई दोनों अगर काउंट करना चाहते हैं तो इसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने का तरीका अभी बताया था। कार्बन एटम है टोटल 5, तो 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5। इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन, फिर CH, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन। आप इस फॉर्म में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पाई बॉन्ड यहां पर नहीं देते हैं, ये देखो ये पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और 5th, दोनों में से कोई भी। इसे देख रहे हैं तो आपको सिग्मा भी दिख रहा है। तो फर्स्ट कार्बन एटम के पास में देखो सिग्मा का नंबर 2 और पाई का नंबर 2, तो 2 और 2 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। तो फर्स्ट कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। ये सेकंड कार्बन एटम है, पाई भी काउंट करोगे तो वही आएगा, पाई का नंबर 2 है तो सिर्फ पाई वाले पोर्शन को देखो 2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। तो दोनों में से कोई ले सकते हो, या तो सिग्मा और पाई दोनों कंसीडर करो
या तो फिर सिर्फ पाई बॉन्ड को लेके चलो। हम बताया आपको कि आप पाई बॉन्ड लेके चलिए, सिग्मा का कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप इस स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। सेकंड कार्बन एटम ये है, इसके साथ में भी 2 पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगा, sp स्मॉल है, p भी स्मॉल है। ये थर्ड कार्बन एटम है, इसके साथ में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो जहां 1 पाई बॉन्ड हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो थर्ड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये फोर्थ कार्बन एटम है, यहां भी है, इसके साथ में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये फिफ्थ कार्बन एटम है, इसके साथ सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई नहीं है। देखो 4 सिग्मा और एक भी पाई नहीं हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो फिफ्थ कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो sp sp sp2 sp2 sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन हो गए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर देख करके आप बता सकते हो कि उसमें कितने सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है और उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। और जब हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो आप शेप बता सकते हो उसका कि किस तरीके का हो सकता है, लीनियर होगा, ट्रायंगुलर, प्लैनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। तो एग्जांपल में इसको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे बताएं इन दोनों फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, ऐसा भी एक्सपेंडेड फॉर्म से भी, और इससे रिलेटेड आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाओ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हालांकि आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो इसके पहले में स्ट्रक्चरल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है, लेकिन हम उसको आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले पार्ट में जब नोमेनक्लेचर बता रहे होंगे उस वक्त में बताएंगे, थोड़ा समझना वहां पे ज्यादा आसान हो जाएगा। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने लगोगे, पहचानने लगोगे, और यहाँ पर क्या है कि अगर आपका 10th का कंसेप्ट नहीं है और बुक के अनुसार से हम बताना शुरू करेंगे तो थोड़ा परेशानी होगा, तो बताएंगे ही थोड़ा सा आगे। तो इसलिए वरीड होने की जरूरत नहीं है कि बुक में बाउंड लाइन नोटेशन दिया हुआ था वो हमको समझ में नहीं आया, सर स्किप करके आगे आएगा। अभी यहाँ पे 3 डायमेंशनल को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में शेप पढ़े, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर प्लैनर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल। अगर हम लोग बोर्ड पे इसको ड्रॉ करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में शेप लीनियर होता है। अगर हम लोग सेंटर एटम को a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सराउंडिंग एटम b है तो इनका शेप ऐसा दिखेगा, ये लीनियर शेप हो गया। वहीं अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इनका शेप आएगा ट्रायंगुलर प्लैनर, ट्रायंगुलर प्लैनर। ट्रायंगुलर प्लैनर में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है। वेस्पर थ्योरी याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग पढ़े हैं, सारा केमिस्ट्री का कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये ट्रायंगुलर प्लैनर। वहीं फिर sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखें हम लोग तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। sp3 इट इज टेट्राहेड्रल। और याद करो टेट्राहेड्रल के बारे में बताए थे, ये 3 डायमेंशनल होता है। और इसी 3 डायमेंशनल को हम लोग यहां बोर्ड पर जब प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बी, बी और बी। और इन सब के बीच का बॉन्ड एंगल वैल्यू, सारा बॉन्ड एंगल वैल्यू, ये चारों बॉन्ड एंगल का वैल्यू 109.5 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसमें स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है, ये दिख रहा है कि 180 डिग्री है, यहां भी दिख रहा है कि 120, 120, 120, 360, लेकिन यहां थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये भी 109.5 है और इसको भी आप बोल रहे हैं 109.5, दिख तो नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल इमेज है और उस 3 डायमेंशनल इमेज को हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पर प्लॉट कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल याद करो, आपको पहले ही बताए थे कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे ये दिखता है, ये 3 डायमेंशनल। इसमें से एक देख रहे हो आप कि आपकी तरफ में जा रहा है, एक मेरी तरफ में आ रहा है, एक यहाँ ये प्लेन की तरफ में, एक ऊपर की तरफ में, और ये कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशनल वे में अरेंज है कि सारा का सारा बॉन्ड एंगल वैल्यू जो है वो 109.5 डिग्री का है। किसी भी तरीके से इसको रोटेट किया जाए तो 109.5 डिग्री के बॉक्स में आएगा। इसी ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बगैर कंफ्यूजन के अगर बोर्ड पर प्लॉट करना है
तो इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जिसे वेज एंड डैश फॉर्मूला कहा जाता है। वेज एंड डैश फॉर्मूला में कुछ कंसेप्ट है, वो क्या, ये बताता है कि वैसे बॉन्ड जो प्लेन पर है, उन्हें हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बॉन्ड या वो एटम का पोजीशन जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, जो आपकी तरफ में आ रहा है, उसे हम लोग सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड वेज को इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे। ये डार्क किया हुआ रहेगा, आप देखोगे तो कई जगह पे फॉर्मूला में वो आपको मिलेगा, ये सॉलिड वेज है। ये आपकी तरफ में, और डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, विच इज अवे फ्रॉम द प्लेन, जो प्लेन से दूर जा रहा है, उसी तरह से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है 3 डायमेंशनल इमेज को 2 डायमेंशनल बोर्ड पे प्लॉट करने के लिए। जैसे थोड़ा सा आप ऐसे समझो इसको, यहां से इसे हटाते हैं, यहां ऊपर में डाल देते हैं इसे, और इस तरीके से ऐसे, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल हो गया। ध्यान से देखना इसे, इस टेट्राहेड्रल पे सारा 109.5 डिग्री है। इस तरीके से रखते हैं कि जो रेड कलर का चौक है वो बिल्कुल एक प्लेन में आ जाए, बोर्ड के प्लेन में आ जाए। यहां पर ये बोर्ड के प्लेन में, ये ब्लू कलर का चौक जो है, अगर आप ऑब्जर्वर है तो ये आपकी तरफ में जा रहा है, तो इसे तो हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। रेड वाले चौक का पोजीशन जो आपकी तरफ में जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, उसे सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो दूर जा रहा है आपसे, इसे बिलो द प्लेन कहा जाता है, इसे हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कंसेप्ट को लेकर अगर मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां एक कार्बन एटम होंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वो हाइड्रोजन एटम हुआ जो प्लेन पर है। ये जो आपकी तरफ में आ रहा है उस हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सॉलिड वेज का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। और दूसरा जो इधर जा रहा था, जो बिलो द प्लेन है, व्हाइट चौक से रिप्रेजेंट किए, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये डॉट्स धीरे 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 धीरे, ऐसा पतला होने का मतलब ये हुआ कि वो दूर जा रहा है, तो इसलिए उसका साइज जो है वो इनविजिबल है। जो ये आपके नजदीक में आ रहा है, तो जो आपके नजदीक में आएगा उसका पार्ट जो ब्रॉड होगा आपकी तरफ में, और जो आपसे दूर होगा वो छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये छा गया, ऐसे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो। और यहाँ ये हाइड्रोजन, तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। These two bonds are on the plane, on the paper. This hydrogen atom is above the plane, it is towards observer, and this one is below the plane, below the paper, it is away from the observer, जो ऑब्जर्वर से दूर है। और ये फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन मीथेन का, इसे वेज एंड डैश फार्मूला कहा जाता है। तो हमें लगता है कि अब आप जब कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखोगे, सिर्फ जानना है, आपको लिखना नहीं है। इनमें भी एग्जाम्पल कहा जाए तो आप मीथेन का दे सकते हैं। तो कुछ एक जगह पर 12th में भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसी का इस्तेमाल किया, तो वहां आप थोड़ा सा वरीड होने की जरूरत नहीं है, वहां सब समझ जाओगे। अच्छा ये जो है वेज एंड डैश फार्मूला के रूप में दिया हुआ, जबकि जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को बॉन्ड से दिखाते हैं। यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो इससे भी आप कॉपी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लोगे। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को करते हैं। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन भी कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बोर्ड पर उसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। ब्रॉडली इसको सबसे पहले 2 पार्ट में उनके स्ट्रक्चर के अनुसार से क्लासिफाई किया गया है। एक ए साइक्लिक है, इन्हें ए साइक्लिक करने का मतलब जो ओपन चेन में हो, जिसमें रिंग नहीं हो, इसी को एलिफैटिक भी कहा जाता है। और दूसरा पार्ट हो गया साइक्लिक, यानी कि जिसमें रिंग हो, चेन हो, यानी एक कार्बन एटम दूसरे तीसरे से जुड़कर एक रिंग का फॉर्मेशन कर ले, साइकिल का फॉर्मेशन कर ले, वो साइक्लिक कंपाउंड में आ जाएंगे। ए साइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को
उनके स्ट्रक्चर के अनुसार से फिर दो पार्ट में बांटा गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त में बताएंगे आपको, जो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, सैचुरेटेड उन्हें कहा जाता है इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें सभी कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें सैचुरेटेड कहा जाता है, इन्हें अल्केन भी कहते हैं। और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उन्हें अल्कीन कहते हैं, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो अल्काइन कहते हैं। ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, लिखवाएंगे जब नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। साइक्लिक को दो पार्ट में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमा वर्ड से बना है। एरोमा का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मे बी आप परफ्यूम वगैरह में भी टर्म देखते होंगे एरोमा। और इस एरोमेटिक कंपाउंड को तीन पार्ट में बांटा है, कई बुक में जो सिर्फ दो ही लेके चला है, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहां पर हेटेरोसाइक्लिक भी डाल दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। हेटेरोसाइक्लिक कहा जाता है यानी कि रिंग में अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो तो उसे हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे, लेकिन अगर वो एरोमेटिक है तो इस वाले पार्ट में आएगा, और अगर नॉन एरोमेटिक है तो इस वाले पार्ट में आएगा। एलिसाइक्लिक में दो है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि अगर रिंग बना है और सिर्फ कार्बन एटम ही है तो वो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा भी है तो उन्हें हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में आगे हम लोग इसी चैप्टर में हक्कल सोल पढ़ेंगे। मे बी अगर आपके स्कूल में चल रहा होगा तो वहां बताया गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसे हैं, तो उस जगह पर डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर सिर्फ कार्बन यानी बेंजीन या बेंजीन के डिराइवेटिव हो तो इन्हें बेंजेनोइड कहा जाता है, और जहां बेंजीन रिंग नहीं हो लेकिन अगर वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो इन्हें नॉन बेंजेनोइड कहा जाएगा। और अगर कार्बन के अलावा और भी कोई दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उन्हें हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से थे। ये और क्लासिफिकेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल सिर्फ इसको एक बार नोट कर लोगे अपनी कॉपी में, सबका डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक का रीडिंग डालो और सब एग्जाम्पल में जहां कुछ लगे वो पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, उतना ही सफिशिएंट है। अभी रटना पड़ेगा और बाद में आके जब आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में सेट किया हुआ रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, इसलिए इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में आगे हम लोग इसके नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का, और नोमेनक्लेचर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इस वाले पार्ट से, यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वहां से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ में बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा टाइम हम लोग को नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन पर ही लगने वाला है। तो आज यहां तक आप नोट कर लोगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में उसको सोल्व कीजिएगा, और आगे के लिए प्रिपेयर रहोगे कि नोमेनक्लेचर पढ़ना है। अगर 10th क्लास का भी कंसेप्ट आपके दिमाग में है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना है उसको जरूर सोल्व कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।